अब्सा, क्या होने वाला है आगे? कुछ लग रहा है कुछ सिचुएशन में इस्तेहकाम आएगा या आपको लग रहा है कि ऐसे ही चलता जाएगा? ये ईद पे वैसे एक दो शुक्रिया, एक तो आपका बहुत सारा सब जो लोग देख रहे हैं उनको ईद मुबारक। बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे सेटअप है, तो ये हमें ईद का मज़ा हमारा दुबाला हो गया आपके किरण प्रोग्राम में आके। खासतौर पे ईद पे ये कहा जाता है कि आपको ज़्यादा खुशी का मौका होता है, दुआ करनी चाहिए। तो बेसिकली हमारी जो ओवरऑल पॉलिसी है उसको देखते हुए लग रहा है कि अब सब इकट्ठे होकर कि इस्तेहकाम की कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं। सो आई थिंक दुआ जब एफर्ट की जाती है तो वो रंग भी लेके आती है। ये एक निज़ाम है दुनिया का, तो होपफुली इस्तेहकाम आएगा। और मसाजिद में आज दुआएं भी यही हुई हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं उन हालात को अब हम बेहतरी देखें, क्योंकि 1-2 साल से बहुत ज़्यादा हो गया चीज़ें। साफ़ी साहब सर, सबसे पहले ये बता दें क्या लग रहा है सर आपको, कुछ बेहतरी की जानिब जा रहे हैं हम, या फिर ईद के 3 दिन गुजारने के बाद फिर हम उसी डगर पर चले जाएंगे वापस? पहले तो आपको और सब देखने वालों को ईद मुबारक। ईद मुबारक टू यू टू। और फिर ये कि अल्लाह खैर करेगा क्योंकि जो अदब इस्तेहकाम का सबसे बड़ा फैक्टर था, तो इस ईद पे उसकी कुर्बानी हो रही है। अब पता नहीं कसाई बुशरा बीबी बनेगी, बुज़दार बनेगा, आज़म खान बनेगा, तो मेरे ख्याल में ईद के बाद इस्तेहकाम ही होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना साहिबा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो पहले मैं तलत साहब से ज़रा पूछ लूँ, क्योंकि आपने तो ऑब्वियसली अपना फिर वो पॉलिटिकल जवाब ही दे रहा है। तलत साहब पूरी सिचुएशन को मुझे क्विकली बता सकते हैं कि क्या होने वाला है? तलत साहब देखिए, एक तो वैसे नाज को आप इनकी फोरसाइट को दाद देनी चाहिए जी। आपने कहा कि इनके लिए मुश्किल पोजीशन है, लेकिन इन्होंने जिस फोरसाइट का मुजाहरा किया वो हमारे बहुत सारे एंकर्स को भी अवेलेबल नहीं थी। 2014 ऑनवर्ड्स 2017 में इलेक्शन से बिल्कुल पहले इन्होंने पीटीआई छोड़ दी। बिल्कुल। और उस स्क्रिप्ट को दोहराने की मुसीबत से ये बच गई, जो तकरीबन 90 बंदे एक ही कुर्सी के ऊपर बैठ के आजकल दोहरा रहे हैं, फिर भागते हुए नजर आ रहे हैं। खुदा न खासा ये भी जेल में होती है। और वही एग्जैक्टली, और बहुत सारे ऐसे एंकर्स जिनके लिए ये पहाड़ टूटा या साफी पहाड़ टूटा, इन्होंने पहले से फोरसाइट अपनी दिखा दी थी। आई थिंक जो होने वाला है उसका नतीजा आपको अब दिखेगा। अभी तो जो हो रहा है उसका नतीजा सामने आने वाला। मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करता हूँ। ये सारा एहतमाम जो है ये बेनतीजा और बेसमर बनाने के लिए नहीं है, तो बानतीजा और बासमर होगा जो प्रोसेस चल रहा है। मेरे ख्याल में इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं वो मंतकी नतीजे पर पहुंचेंगे, जो उनके लिए गैर मंतकी होगा लेकिन केसेस का मंतक होगी। मुझे लगता है वो डिस्क्वालीफाई होंगे, मुझे लगता है उनकी पार्टी टूटेगी, मुझे लगता है कि परवेज़ खटक साहब तो बड़े मुतहर्रिक होंगे। तो ये सारा कुछ जो है वो लग रहा है। ईद के बाद के हालात उनके लिए ठीक नहीं है। ईद के बाद के हालात उनके लिए ठीक नहीं है। आदिल, आप भी यही समझ रहे हैं? बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि वो इन मामलात को खुद इस हद तक उन्होंने पहुंचाया है ना, उसमें किसी और का कसूर नहीं। जो लिबर्टी उन्हें हासिल थी, जो बैकिंग सपोर्ट उन्हें हासिल थी, शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिशियन को इस तरह एक्स्ट्रॉर्डनरी सपोर्ट दी गई हो रियासत की तरफ से, तो उसके बावजूद जिस किस्म के कार्ड्स उन्होंने खेले हैं, तो ही इज हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर। मेरा ख्याल है वो अपनी पॉलिटिक्स को बहुत एक ऐसे दहाने पे ले गए जहाँ से वापसी का रास्ता नहीं है, और ईद गुजर जाएगी लेकिन उनका वो सपोर्ट देने वाले इस ईद पे वो गाना तब्दील करके के रोल भी गए और चस्पी नहीं आई है, वो गा रहे हैं। अच्छा नहीं, वो मैंने एक और भी चीज़ की थी, जब मैंने मुसलसल साफी साहब इन लोगों को जाते हुए देखा ना, तो मैंने एक ट्वीट भी की थी। जब इमरान इस्माइल साहब जा रहे थे तो मैंने कहा यार अब समझ आया कि वो जो गाना था रोक सको तो रोक लो, वो किस बारे में था। That's actually a good one. रुकने का नहीं है। आपको क्या लग रहा है मैडम, सिचुएशन आप लोगों के हक में कुछ बनती हुई, कुछ ऐसी खबरें हैं, वैसे कुछ बातें हैं ऐसी कि सिचुएशन शायद अब आप लोगों के हक में बन रही हैं? एक बड़ा सिटिंग हो गई है, उसके बीच में आपने एक सियासतदान को बुलाया है, तो ज़रा मुश्किल सिचुएशन तो आपने बना दी है, लेकिन कोई बात नहीं। आपका जरदारी साहब की पार्टी से ताल्लुक है और आपका नारा है कि एक जरदारी सब पे भारी है, लेकिन एक नाज जो है ना वो सब पे भारी है। किरण की भी फोरसाइट को दाद देखें, या तो फिर भी दोनों ही तलत साहब। अगर आप मेयर अपना बनवा सकती है ना तो हमें भी संभाल सकती है। देखिए फिर तो मज़ा जो है हम कराची वालों के लिए तो दोबारा इसलिए हो गया कि मेयर कराची जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज्वाला बना है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आप सियासी सूरत हाल की बात कर रही हैं तो मैं समझती हूँ कि सियासत में इंतशार और नफरत की गुंजाइश नहीं होती, और अगर कोई जमात कोई सियासी जमात का लेबल लगाकर अगर सियासत में इंतशार के जरिए पॉपुलैरिटी का दावा बोले तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाती है, और यही कुछ हुआ पीटीआई के साथ। तो ये जो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह जिस तरह शटर होकर गिर गई पीटीआई, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी, इन्होंने नफरत के बीज बोए
और रवैयों की जो बात होती है, हाँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा रवैयों के ऊपर जो है गौर किया। हमने हमेशा बर्दाश्त और जी। टॉलरेंस की बात की। हाँ। और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि बल्कि मैं आपकी ईद के शो को सियासी शो नहीं बनाना चाहती, लेकिन एक अच्छी बात है और अच्छी चीज़ें हमें सबसे सीखनी चाहिए। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिस खूबसूरती से यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग दुनिया भर में एज ए फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं। ये वाली जो आपने अदम बर्दाश्त वाली बात की ना, वैसे मैं इसी स्पेशल शो में वो अदम आज बर्दाश्त पे इनके भी घर बात में करेंगे। बिलावल हाउस से सबसे ज्यादा गोश्त आएगा। गोश्त पे आधा बकरा। अच्छा वो तलत साहब वो भी तो होता है ना कि एक रान आपकी और एक रान हमारी, रान ना आ जाए पूरी। 2 रानों के बराबर बयान है इनका। मैं आपको ये बता दूं कि दोस्त हु नो मी एंड माय फैमिली बैकग्राउंड सबको पता है मैं पीपल्स पार्टी बेबी। हाँ जी, मतलब मैं जिस घर में पैदा हुई हूँ तो उस घर वो घराना ही पीपल्स पार्टी का मेरा था। बल्कि आज इनफैक्ट कुछ सालों के लिए गुम गई थी बीच में, इनफैक्ट फिर दोबारा से वापस आ गई। मैं आज ही अपनी टीम के साथ ये डिस्कस भी कर रही थी जब नाज साहिबा का पता लगा था। तो जिस वक्त नाज साहिबा पीटीआई में थी, उस वक्त जब ये मेरे शो में आई थी, मैंने इनसे पूछा था कि आप पीटीआई में आप हैं क्यों, अगर आप पीपल्स पार्टी को इतना आइडियलाइज करती हैं। शायद आपको याद हो तो ये बहुत ज्यादा आइडियलाइज कर रही थी। अब हम जरा कुर्बानी की तरफ आ जाते हैं फाइनली, क्योंकि लोग जो है ना वो गोश्त वोश्त बांट के, और अब बारबेक्यू का वैसे हमारी भी तैयार हो रही हैं अभी यहाँ पर, हमारी नहीं हमारे जानवरों की वो जो बोटियाँ हैं वो तैयार हो रही हैं यहाँ पर। गोश्त क्या करती हैं, खुद तकसीम करती हैं या घर वालों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये तो मुझे देखने वाला कोई भी बता सकता मोहल्ले है। में जाती हैं और फिर मस्जिद में खुद ही जाके गोश्त देती हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ट्रे हाथ में रखी होती है, ऊपर कपड़ा डाल के। नहीं, लेकिन मैं ये कह रही, क्योंकि बहुत सी लड़कियां आमतौर पे आपको नहीं ये खवातीन से सुनने को मिलता, लेकिन मैं बचपन से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी। मुझे ये इस तरह के एक तो ईद वगैरह जो मौके होते हैं जहाँ पे सबको आपस में मिलते हैं रिश्तेदार वगैरह, वो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। मुझे आज भी मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम बिल्कुल बच्चों की तरह ईद पे एक्साइटेड होती हो। तो अभी हालांकि इतनी प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, वो जो 3-4 दिन है उसमें ज़्यादातर, पहले मैं जब कराची में काम के लिए रहती थी तो तब मैं अगर ड्यूटी पे है आप ईद पे तो तब तो सो के गुजारा टाइम, यू नो, जब फारिग टाइम आपको मिल रहा है। लेकिन मैं अब क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है जिसमें मेरी फैमिली मेरे बहुत करीब है, मैं उसको बहुत ज्यादा, आई थिंक आई एम द वन पर्सन हु द मोस्ट एक्साइटेड। गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन गोश्त पे याद उस पे आई है ना, नहीं, मैं बचपन में मेरा बहुत ज्यादा रोल था कुर्बानी के अंदर, वो इस तरीके से था। मैं भी कुछ अक्सर मैं ईद के शोज पे जिक्र करती हूँ, छुरी पे हाथ फेरती मेरे है। मैं आई यूज्ड टू बी दैट पर्सन विद माय ब्रदर, इसलिए मैं ज्यादा इसमें लीड लेके ज्यादा फख्र करती थी, क्योंकि माय फादर वो जरा थोड़े से वो एक्टिविस्ट थे एनिमल क्रूरल्टी के खिलाफ वाले हमेशा से, और हम बच्चे उनके ऑपोजिट हो गए, मैं और मेरा भाई। तो हम दोनों सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते थे बकरा ज़िबा होने में, वो तमाशा माफ करें, लेकिन बाकी क्योंकि देखें एक सुन्नत इब्राहिमी, कभी मंडी गई वैसे जानवर लेने जब मैं खरीदने के लिए मैं और वो जो बच्चे करते हैं कि रस्सी पकड़ के गायें और बकरे घुमा रहे गलियों में, वो नहीं, वो वाला भी नहीं था, लेकिन मुझे आई थिंक दैट क्योंकि अब्बू जिस चीज से डरते थे, हंटर वाली बना दी है। अब वो जानवर भी चला रही है, गोश्त भी भाई इतनी ईद पर एक्साइटमेंट है ना, खाल भी उतारती तो है। यू विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो ओनली कि मैं जो कुर्बानी ज़िबा होने का वो मौका होता है उसमें मैं बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती थी बचपन से। ये लोग बहुत हमारा एक बकरा रह गया यार, आप आगे करवा दें कल, जिस तरह आपने मैं तफसील से जरूर आ बताया। जाऊंगी। एक रह गया है अभी। साफी साहब का खर्चा बहुत है, उसके असिस्टेंट का खर्चा भी बहुत है, तो वो मैं आपसे उतने मौसमी कसाई, हाँ अब सब मौसमी कसाई, मौसमी मैं एक्सेसिस्ट कर सकती हूँ कसाई को, गुड असिस्टेंट, वो चीजें इधर उधर। साफी साहब क्या करते हैं सर, मर्द हज़रात का तो ज्यादा रोल होता है ना कुर्बानी की ईद पर, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है या आपके घर वाले ही देख रहे होते हैं, आप बिल्कुल दूर दूर पीछे पीछे? सच्ची बात ये, मेरा इतना रोल नहीं होता, बस बड़े भाई के यहाँ सब कुछ हो रहा होता है, अक्सर हमें सब कुछ तैयार मिल जाता है। तलत साहब खुद क्या बनाते हैं आप? मैं सिर्फ बातें बना ईद वाले दिन भी? हाँ, अगर उससे काम चल सकता है तो क्यों नहीं। वैसे भाभी कभी नहीं कहती कि आज आप बातों के अलावा कुछ बना ले, किचन देख ले? मैं कुर्बानी में बिल्कुल शिरकत करता हूँ, जानवर की सिलेक्शन के अंदर शिरकत करता हूँ, और कसाई को लाइन अप करना और ये कोशिश करना कि फौरन आ जाए तो फिर वहीं टिका रहे, बकरा ना लटका जाए, ये सारा काम करते हैं। और बचपन में वो बहुत गोश्त, वैसे ऐसा तो नहीं होता होगा आपका नाम सुन के तो चांदाद से ही कसाई आ जाता होगा? तलत साहब है, दो कसाईयों। मैंने कहा शायद ये पूछ रही है कि आपका नाम सुन के बकरा खुद तो जबान नहीं, लेकिन खुद ही गिव अप कर देता है। बड़ा जरूरी है मेरे ख्याल में। पुरानी रवायात में जिस तरह साफी साहब फरमा रहे थे कि जो बड़ा है खानदान का, उसके गिर्द सारी कुर्बानी हुई। जब ज़रा माँ बाप अल्लाह को प्यार हो जाए तो फिर आपको खुद ही जब बड़ा बनना पड़ता है, सारे काम खुद करने पड़ते हैं। लेकिन पकाता वगैरह में कुछ नहीं, आई कांट कुक टू सेव माई लाइफ। अच्छा, ओके।